ये है क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। बहुत ही आसान चैप्टर है। इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं इसके थ्योरी पार्ट को, फिर हम लोग बाय वन करके अलग से सारे चैप्टर्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। तो थ्योरी को पढ़ने के लिए हम लोग अपने नोट्स को निकाल लेते हैं। नोट्स हमारा यहाँ पे है। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म लेसन 2 हमारा है। तो जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं पार्टनरशिप को हिंदी में कहते हैं साझेदारी। तो जब हम साझेदारी की बात करते हैं तब एज पर सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, हमारे संविधान के सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द एक्टिंग फॉर ऑल। देखो, बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है इसका। पार्टनरशिप दो लोगों के बीच एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें आप किसी बिजनेस को रन करते हो और प्रॉफिट को बांटते हो किसी रेशियो में। रेशियो हो सकता है 1:1, 2:2, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स। तो पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को दर्शाता है, जिसमें सभी पार्टनर मिलकर काम कर सकते हैं या सभी पार्टनर नहीं भी काम कर सकते हैं। इसको समझते हैं हम लोग डिटेल में। ये जो डिफिनेशन है जो कि हमें पार्टनरशिप एक्ट ने दिया है, इस डिफिनेशन से हमें 3 बातें सीखने को मिलता है। पहला, एग्रीमेंट जो पार्टनर्स के बीच होता है। किस तरह का एग्रीमेंट, किस लिए एग्रीमेंट? प्रॉफिट शेयर करने के लिए जो एग्रीमेंट होता है, या ना केवल प्रॉफिट के लिए भी तो होता ही है, साथ में और भी बहुत सारे समझौते होते हैं। 2 पार्टनर हो सकते हैं या 2 से ज़्यादा पार्टनर हो सकते हैं, उनके बीच में जो समझौते होते हैं उसका एग्रीमेंट यहाँ बात किया जा रहा है। एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में। फिर दूसरा है शेयर को प्रॉफिट और लॉस में बांटना होता है। देखो, पार्टनरशिप का जो हम लोग बिजनेस चला रहे हैं तो उस बिजनेस को चलाने में प्रॉफिट होगा और लॉस भी हो सकता है। तो इसको बांटने का जो बांटते हो, और ये बांटना कंपलसरी होता है पार्टनरशिप एक्ट के तहत। फिर हमारा आगे आता है, ये ज़रूरी नहीं है कि जितने पार्टनर्स हैं वो सभी बिजनेस चलाएं। ये भी बात सही है। जो मान लो 2 पार्टनर है बिजनेस, मान लो 3 पार्टनर है बिजनेस का, 2 पार्टनर काम करता है, तीसरा नहीं करता है। तो तीनों पार्टनर ने अपना पूंजी लगाया है, शेयर ऑफ कैपिटल लगाया है बिजनेस के अंदर। 2 पार्टनर करता है तो उसे एक्स्ट्रा पूंजी का जो इंटरेस्ट है, कैपिटल का इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में जो वो काम कर रहे हैं उस पर उनको सैलरी भी दिया जाएगा। और जो तीसरा पार्टनर है, ज़रूरी नहीं है कि वो काम करे, वो बस अपना कैपिटल लगा सकता है, कैपिटल ऑफ शेयर लगा सकता है बिजनेस के अंदर। ऐसा हो सकता है। तो चलो आगे देखते हैं इसमें क्या है। देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप में केवल एक आदमी काम करता है। ये हमने पहले भी पढ़ा है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा आदमी बिजनेस को चलाता है यानी पार्टनरशिप में, तब उसे फर्म कहते हैं। ये वर्ड आपको बार बार आगे सुनने को मिलेगा, या पहले भी आपने इस वर्ड को सुना होगा, फर्म का मतलब होता है जब 2 या 2 से ज़्यादा आदमी एक ही बिजनेस को रन करते हैं पार्टनरशिप एक्ट के तहत, तब वो बिजनेस होता है उसे कंपनी नहीं कहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं कहते हैं, उसे पार्टनरशिप का बिजनेस कहते हैं, उसे फर्म, वो जो चलाता है वो फर्म होता है। सिंपल। आगे देखोगे, देयर आर सम डिफरेंस बिटवीन पार्टनर एंड पार्टनरशिप। पार्टनर और पार्टनरशिप के बीच में क्या थोड़ी बहुत कुछ अंतर होता है वो देख लो। पर्सन हु हैव एंटाइटल इनटू अ पार्टनरशिप विथ वन अनदर आर बेसिकली पार्टनर। देखो, जो 2 आदमी, मान लो 2 आदमी है, 2 आदमी जब पार्टनरशिप में नहीं है तो वो पार्टनर नहीं कहलाएगा। लेकिन जब वो पार्टनरशिप एक्ट के तहत पार्टनरशिप फॉर्म में एंटर कर जाता है, तो तब उस पार्टनरशिप में आने के बाद वो दोनों आदमी पार्टनर्स कहलाएगा, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अपना डिविजिबल शेयर करेगा। फिर यहाँ पर हमारा आगे आता है कुछ ऐसी बातें हैं जो कि पार्टनरशिप के फीचर में आती है। फीचर्स हम लोग देख लेते हैं पार्टनरशिप का क्या क्या फीचर्स होता है। देखो, 2 और मोर पार्टनर,
देखो, एक पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पार्टनर होता है, ये तो ज़रूरी है। एक अकेला आदमी पार्टनरशिप नहीं कहलाता, पार्टनर नहीं कहलाता है। अगर 2 आदमी होगा तब 2 आदमी पार्टनर कहलाएगा। मिनिमम 2 पार्टनर होना चाहिए और मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकता है एक पार्टनरशिप एक्ट के तहत। फिर हम लोग एग्रीमेंट की बात करते हैं। एग्रीमेंट कैसा? एग्रीमेंट में भी ओरल या फिर रिटेन। देखो, पार्टनर्स जब हम कंपनी का बात करते हैं तो कंपनी को इस्टेब्लिश करने से पहले, कंपनी को चलाने से पहले आपको कंपनी एक्ट के तहत लीगली कानूनी तौर से कंपनी को रजिस्टर कराना पड़ता है। लेकिन जब पार्टनरशिप की बात करते हो तो पार्टनरशिप में ऐसा कुछ नहीं होता है। जो जो 2 पार्टनर, 2 या 2 से जितने भी पार्टनर्स है बिजनेस में, वो मतलब एग्रीमेंट जो होता है वो ओरली भी कर सकते हैं कि हाँ, मुंह जबानी, मुंह से बोलकर कि हाँ आज से हम दोनों पार्टनर हैं, ऐसा भी हो सकता है। या फिर रिटन में वो दे सकते हैं, रिटन में वो दे के मतलब एक दूसरे से सिग्नेचर करवा के वो लोग एग्रीमेंट का पालन कर सकते हैं, वो पार्टनरशिप में आ सकते हैं। फिर हमारा आगे आ गया लॉफुल बिजनेस। अगर बिजनेस कोई इलीगल बिजनेस है तो वो पार्टनरशिप, वो तो किसी कैटेगरी ऑफ बिजनेस में नहीं आता है। तो बिजनेस जितना भी होता है वो लॉफुल होना चाहिए पार्टनरशिप का। आगे देखते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर जब पार्टनरशिप की बात करोगे तो मान लो किसी बिजनेस में 2 पार्टनर है, तो 2 पार्टनर जब तक उसका प्रॉफिट का डिविजन, जो फर्म है, जो बिजनेस पैसा कमा रहा है, उसको बांटा नहीं जाएगा, किसी भी रेशियो में बांटा जाए ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन बांटा नहीं जाएगा तब तक वो एज अ पार्टनरशिप से कहलाता नहीं है। इसीलिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंपलसरी होता है। फिर हम आते हैं म्यूचुअल एजेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बाहर बाहर तो नहीं दिखता है। जैसे देखो, साइकोलॉजिकली बोथ मस्ट बी एक्सेप्टेड एज अ पार्टनर। देखो, मान लो 2 पार्टनर है, 2 पार्टनर है, तो मान लो वो दोनों आपस में उन दोनों का बनता नहीं है, लेकिन तब पर भी वो पार्टनर है। कैसे? बाहर दिखाने के लिए, तो समाज में दिखाने के लिए वो दोनों पार्टनर है आपस में, लेकिन अंदर अंदर वो दोनों आपस में हेट करते हैं या फिर जलते हैं एक दूसरे से। तब वो वो पार्टनरशिप ज़्यादा दूर तक, वो जो बिजनेस है ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा सकता है। इसीलिए दोनों पार्टनर के बीच में म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए। साइकोलॉजिकली वो दोनों आपस में इकट्ठे काम करने चाहिए। फिर हमारा आता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जब हम लाइबिलिटी, बिजनेस के लाइबिलिटी की बात करते हैं तो पार्टनर्स का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है। यानी ज़रूरत पड़ने पर लाइबिलिटी को चुकाने के लिए पार्टनर्स के पर्सनल मनी को, पर्सनल पैसे को लिया जा सकता है, या फिर जो प्रॉपर्टी है उसको बेचा जा सकता है। इसीलिए यहाँ अनलिमिटेड लाइबिलिटी लगा है। फिर आगे आते हैं हम लोग इन द लाइबिलिटी। देखो, इन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, ये एक ऐसा लाइबिलिटी है। इसमें देखो, दिस इज़ द न्यू फीचर ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी। देखो, जब हम अनलिमिटेड लाइबिलिटी का बात करते हैं तो ये पार्टनरशिप में होता है, हम सभी को ये पता है, लेकिन ये एक अलग तरह का पार्टनरशिप का फीचर है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, ये 2008 में इसको बनाया गया था, जिसमें पार्टनर्स होते हैं उनका लाइबिलिटी लिमिटेड होता है। यानी ज़रूरत अगर ऐसा मान लो होता है कि फर्म कैपेबल नहीं होता है उस लोन को चुकाने में, तो पार्टनर्स के पर्सनल प्रॉपर्टी को जब्त नहीं किया जाएगा। एज सिंपल इज डैट। देखो, दिस लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज़ लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। जितना वो कैपिटल कंट्रीब्यूट किए हैं उस हिसाब से उनका लाइबिलिटी डिसाइड होता है। तो चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे दिया हुआ है कि व्हेन वी टॉक अबाउट पार्टनरशिप एग्रीमेंट या फिर डीड, ये आप ध्यान रखना कि एग्रीमेंट, जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है उसको डीड भी कहा जाता है। देखो, जब हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट की बात करते हैं तो दिस इज़ नॉट कंपलसरी टू मेंटेन रिटेन एग्रीमेंट बिकॉज पार्टनर। देखो, जब हम पार्टनरशिप के एग्रीमेंट का बात करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है, ये मैं पहले भी अभी बता के आ रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि जो एग्रीमेंट हो वो रिटेन में होना चाहिए, लिखित होना चाहिए। वो मुँह ज़बानी भी हो सकता है, वो आपस में बस बोल दिया कि हम दोनों पार्टनर हैं, इतना में हम लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, इतना में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लॉ इसे एक्सेप्ट करता है। लेकिन अगर आप देखोगे तो रिटेन एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट में भी इन ओरल, ओरल में होता है, हो सकता है, लेकिन टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग, अगर मान लो कल को कोई पार्टनर्स के बीच में कोई झगड़ा हो गया, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, कुछ लड़ाई हो गया, कोई किसी बात को लेकर डिस्प्यूट हो गया, तो इसके लिए
पहले से ही हर चीज़ प्री प्लान रहे। इसके लिए पार्टनर को ये बेटर रहता है कि वो रिटन एग्रीमेंट को ज़्यादा प्रीफर दे। रिटन एग्रीमेंट एक बार लिखवा ले दोनों पार्टनर से और उस पर सिग्नेचर करवा ले। फिर हमारा एक नोट देखो, नोट में आता है कि नो पर्सन एडमिट एज अ पार्टनर विदाउट द कंसिस्ट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर। मान लो, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक फर्म है, एक बिजनेस है, उसमें 5 पार्टनर है और छठा पार्टनर आना चाहता है। अगर मान लो 4 पार्टनर एग्री है, लेकिन जो हमारा 5वां पार्टनर है, जो पहले वाला पार्टनर है, वो एग्री नहीं है कि छठा पार्टनर हमारे बिजनेस में आए, तब वो नहीं आ सकता है छठा पार्टनर। ये ज़रूरी है, अगर 5 पार्टनर आपस में एग्री नहीं होंगे तब तक छठा पार्टनर नहीं आ सकता है बिजनेस में। ये इसको नोट बना के रख लेना। देखो, पार्टनरशिप डीड फॉर एवरी पार्टनर ऑफ द फर्म इज़ मैंडेटरी। क्यों मैंडेटरी होता है ये देख लो, अभी पता चलेगा। एंड इफ़ देयर इज़ नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, या फिर पार्टनरशिप डीड आपका है ही नहीं पार्टनरशिप में, तो क्या होगा? इस हिसाब से क्या होता है कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, अगर मान लो किसी पार्टनर ने कैपिटल तो लगाया है लेकिन फर्म को ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, तो जो पार्टनर है कि कोई एक पार्टनर एज अ लोन पैसा दे देता है बिजनेस को, तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बिजनेस को इंटरेस्ट देना पड़ेगा उस पैसे का। तो वो 6% पर एनम के हिसाब से देगा इंटरेस्ट। अगर मान लो तय हुआ होगा कि 10% पर एनम के हिसाब से मेरे को इंटरेस्ट चाहिए, तो उसके बावजूद भी, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप का कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है जिसमें कुछ लिखा गया हो कि 10% के हिसाब से होगा या 20% के हिसाब से, तो यही मैंडेटरी रखना है कि इंटरेस्ट ऑन लोन चुकता करेगा फर्म 6% पर एनम के हिसाब से, और वहीं इंटरेस्ट विल बी 10% पर एनम। और जो कैपिटल की हम बात करते हैं, जो पूंजी लगाया गया है पार्टनर्स के द्वारा, 2 पार्टनर हैं, दोनों ने पूंजी लगाया, तो दोनों ने पूंजी लगाया तो उनको इंटरेस्ट मिलेगा पूंजी का, उनके कैपिटल का इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो 10% के हिसाब से होगा। अगर वो 5 होता है तो उसके बावजूद भी 10% होगा, अगर वो 20 होता है तो 20 में डील हुआ होता है तो उसके बावजूद भी 10% के हिसाब से उनको मिलेगा। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप का कोई एग्रीमेंट है ही नहीं, अगर जिसमें ये लिखा हो कि इतना के हिसाब से मिलेगा या इतना के हिसाब से मिलेगा। और अगर एग्रीमेंट नहीं है तो ये आपको मानना पड़ेगा, ये सभी में लागू होता है। अगर एग्रीमेंट नहीं होता है तब ये याद रखना, 6% पर एनम और 10% पर एनम। जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं, अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप की बात करते हैं, तो सबसे पहला आता है कि कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट होता है वो दो पार्ट्स में बट जाता है। पहला हमारा आता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट और दूसरा आता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। दोनों में क्या अंतर होता है हम आगे देखते हैं। फ्लक्चुएटिंग मतलब देखो, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, यहाँ समझो, जब हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं तो जो फ्लक्चुएटिंग है, फ्लक्चुएटिंग में मान लो कैपिटल है, जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं किसी आदमी का, किसी मेंबर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, तब उसमें हम लोग बहुत चीज़ ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि ड्राइंग हो गया, ड्राइंग को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। वैसे इंटरेस्ट मिला तो इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट पर इंटरेस्ट, रिवैल्यूएशन अगर प्रॉफिट में आता है तो उसको हम लोग जोड़ देते हैं। तो ये सब करने के बाद जो शुरू में जो कैपिटल लगाया गया होता है पार्टनर के द्वारा, और जो एट द लास्ट में जो कैपिटल होता है उसमें अंतर होता है, इसीलिए वो फ्लक्चुएटिंग में आ जाता है। फ्लक्चुएटिंग में मतलब सारा चीज़ ऐड हो जाता है एक ही कैपिटल अकाउंट में। लेकिन जब हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का बात करते हैं तो फिक्स मतलब आप समझ रहे हो, फिक्स मतलब क्या होता है कि फिक्स्ड रहेगा। जो कैपिटल अकाउंट है, जितना पैसा शुरू में पार्टनर लाया था बिजनेस में उतना ही पैसा बस रहेगा, उसी का बस हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। और जितना भी अलग चीज़ ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है कैपिटल में, वो हम लोग अलग से उसके लिए अकाउंट बना देंगे, करेंट अकाउंट, जिसमें जितना भी पार्टनर का ड्राइंग हो गया, रिवैल्यूएशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ये सब जितना भी चीज़ है वो सारा चीज़ इसमें ऐड होता है। देखो, इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ऑल द आइटम रिलेटेड टू पार्टनर्स कैपिटल विल बी एडेड टू और डिडक्टेड। जब फ्लक्चुएशन का बात करते हैं तो जितना भी पार्टनर से रिलेटेड आइटम है उसको ऐड किया जाता है, डिडक्ट किया जाता है। ये सारे आइटम की बात की जा रही है। और व्हेन यू से अबाउट द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, अगर आप फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं तो
यहाँ पर क्या होता है कि देयर विल बी द नो चेंजेस अदर देन कैपिटल। जब हम कैपिटल में हम कुछ चेंज नहीं करते हैं, मतलब कुछ भी चेंज नहीं करते हैं, कुछ भी ऐड नहीं करते हैं, कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, नो चेंज इन द कैपिटल, जैसा शुरू में था कैपिटल वैसा ही अंत में होना चाहिए। और जो भी चेंज होता है उसके लिए अलग हम अकाउंट बना देते हैं, करेंट अकाउंट। देखो, फिक्स्ड करेंट अकाउंट वेयर ऑल द एडेड और डिडक्टेड आइटम और पार्टनर्स आर रिकॉर्डेड। जितना भी पार्टनर्स का डिडक्टेड आइटम है और एडेड आइटम है वो रिकॉर्ड यहाँ पर होगा। फिर हम लोग आगे देखते हैं कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कैसे इसका फॉर्मेट होता है, यहाँ समझो। पहले पर्टिकुलर्स अमाउंट, बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे। यहाँ पर मेरा जितना भी आइटम होता है, मैंने बताया कि घटता है बढ़ता है, वो सारा चीज़ यहाँ रिकॉर्ड है। जैसे ड्राइंग है, ड्राइंग किया तो इंटरेस्ट यहाँ पर घटेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वहाँ पे आ गया। पीएल अप्रोप्रिएशन अगर माइनस में होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। भाई बैलेंस है, कैश है जितना पार्टनर का जितना कैश है वो तो यहाँ पे आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आ जाएगा, सैलरी आ जाएगा। ये सब जितना भी ऐड और डिडक्ट वाला चीज़ है वो सब कैपिटल अकाउंट के फ्लक्चुएटिंग में आ जाता है। लेकिन अगर फिक्स की बात करते हो तो फिक्स में अगर आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन इतना अमाउंट है तो ये सारा चीज़ वहाँ ऐड नहीं होगा। बस बैलेंस ब्रॉट डाउन से हम लोग बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे, उतना ही अमाउंट रहेगा कैपिटल अकाउंट में। और जितना भी ये अदर चीज़ है जो कि ऐड कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है, कैश हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग हो गया, ये चीज़ तुम्हारा कैपिटल अकाउंट में ना होकर करेंट अकाउंट में होगा। सिंपल, यहाँ तक समझ में आ गया। नोट में बात करते हैं कि इफ़ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर आर नॉट गिवन, अगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में या फिर एग्रीमेंट में, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, ये जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उस समय बता दिया जाएगा। अगर कोई भी एग्रीमेंट में पार्टनर का कैपिटल अकाउंट नहीं दिया गया, मतलब कैपिटल शेयरिंग रेशियो नहीं दिया गया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा पार्टनर्स के बीच में, तो इन एग्रीमेंट देन वी विल डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। मान लो 2 पार्टनर है, टोटल मेरा प्रॉफिट निकल रहा है 20,000 का, तो उसको हम इक्वली बांट देंगे 10,000 और 10,000 करके। अगर रेशियो नहीं दिया है तब, रेशियो दिया है तो उस रेशियो में बांटेंगे। देखो आगे आता है, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमॉन्ग पार्टनर वी कैन नॉट क्रिएट अ पीएल अकाउंट, वी कैन जस्ट क्रिएट अ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। देखो मैंने यहाँ बात किया डिस्ट्रीब्यूशन का, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है तो किस रेशियो में बांटना है। अगर रेशियो नहीं होता है तो बराबर बराबर बांटना है, लेकिन कहाँ बांटना है ये तो समझ लो। जब हमारा जितना भी कैपिटल में उथल पुथल हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके, मशीन का जो भी रीवैल्यूएशन होता है, रीवैल्यूएशन में जितना भी तुम्हारा हर चीज़ हो जाता है, उसके बाद जब डिस्ट्रीब्यूशन का आता है, प्रॉफिट को कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करोगे। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो उस समय जब हम कंपनी का या फिर अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप में किसी एक मेंबर का बनाते थे तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना देते थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को यूज़ करना पड़ेगा। और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये याद रखना, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। जैसे कि मान लो प्रॉफिट में अगर मेरा लॉस होगा तो लॉस यहाँ आ जाएगा, पीएल अकाउंट से यहाँ पर आता है, पीएल अकाउंट से यहाँ पे अगर लॉस होगा तो लॉस आ जाएगा, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ आ जाएगा, सैलरी, कमीशन, ये सब जितना भी चीज़ है यहाँ ऐड होगा, और जितना भी लॉस वाला आइटम होगा यहाँ रिकॉर्ड होगा। और फिर उसके बाद हम लोग नेट, अगर मान लो दोनों साइड मेरे को करने के बाद अगर इधर आता है तो इधर नेट प्रॉफिट निकलेगा और इधर नेट लॉस निकलेगा। और जितना भी प्रॉफिट इधर निकलता है, मान लो 3 पार्टनर है, अगर तुम्हारा 75,000 निकलता है तो उसको 25 हज़ार के रेशियो में अगर हम बांट देंगे। अगर मान लो यहाँ पर नहीं है तब, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है तब, अगर रेशियो है तो उस रेशियो में बांटेंगे। सिंपल, नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो जाएगा। और मान लो यहाँ पर लॉस है तो लॉस को एज इट इज़ जैसा कि मैंने प्रॉफिट को बांटा वैसे ही बांट देना है। इसके बाद हमारा आता है आगे का काम। देखो कभी कभी किसी पर्सन के एज अ पार्टनर लाया जाता है, कभी कभी कोई पर्सन होता है उसको एज अ पार्टनर ज़बरदस्ती लाया जाता है बिजनेस में, गारंटी के साथ कि उसका मिनिमम प्रॉफिट इतना ही होगा, इन द सेंस कि मान लो
वो जो अदर पर्सन है जिसे लाया गया है वो चाहता है कि मेरा प्रॉफिट 10,000 से ऊपर ही होना चाहिए। 10,000 हो सकता है, 10,000 से ऊपर हो सकता है, 10,000 से कम नहीं हो सकता है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, जो पहले से बिजनेस में पार्टनर हैं, उन्होंने उन गारंटी दिया कि चलो ठीक है, तुम मेरे बिजनेस में आओ और तुम्हारा प्रॉफिट 10,000 से कम नहीं होगा। भले ही अगर फर्म लॉस में चल जाए और हमारा प्रॉफिट कम हो जाए, अगर मान लो तुम्हारा प्रॉफिट 10,000 से कम होता है, तो अब हम लोग अपने प्रॉफिट में से हिस्सा देंगे तुम्हें 10,000 तक पूरा करने के लिए। तो तुम्हारा मिनिमम प्रॉफिट इतना होगा ही होगा। इसीलिए गारंटी का यहाँ यूज़ किया गया। गारंटी के साथ उसको लाया जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ न्यू पार्टनर। ये एक नया टॉपिक है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ न्यू पार्टनर। इसमें हम लोग ने समझ लिया कि कैसे गारंटी के साथ किसी न्यू पार्टनर को लाया जाता है फॉर्म में। फिर यहाँ पर अगर आप आगे देखते हो तो सम टाइम कभी कभी क्या होता है कि देयर मे बी अ एरर आफ्टर ऑल द वर्क। जितना भी हम लोग अगर काम कर लेते हैं, हमारा जितना भी कैपिटल अकाउंट है, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट है, ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, बैलेंस शीट है, सारा काम करने के बाद अगर कुछ एरर हो जाता है, ओमिशन हो जाता है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में या फिर सैलरी में या फिर फीस डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ एरर हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? तो उसका हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट से। कैसे? या तो फिर हम पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट एक क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पर वो जो एरर है उसको सुधार सकते हैं। या फिर अगर ऐसा नहीं है तो डायरेक्ट थ्रू द कैपिटल अकाउंट बाय पासिंग सिंगल एंट्री। कैपिटल अकाउंट बनाएंगे जहाँ पर सिंगल एंट्री करेंगे, जर्नल वाला एंट्री करेंगे और हम निकाल देंगे। वहाँ पर जो गलत हुआ है उसको सही कर देंगे। सिंपल सी बात है। एक हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक आता है जिसे समझना ज़रूरी है और आगे आने वाले क्वेश्चंस में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाला है। देखो, टाइप्स ऑफ ड्राइंग। जब हम ड्राइंग की बात करते हैं तो ड्राइंग में जब हम इंटरेस्ट निकालोगे ना, इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल निकालना तो बहुत आसान है, लेकिन इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग निकालने में आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना आना चाहिए। टाइम पीरियड कैलकुलेट करना सीख लोगे तो उसके बाद प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अगर मान लो पूरे साल में अगर एक बार आप ड्राइंग करते हो, पूरे साल में अगर तुम 12,000 रुपया निकालते हो तो 12,000 के हिसाब से आपको कितना इंटरेस्ट चुकता करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। मान लो 10% है, 10/100, तो उस हिसाब से आप निकाल लोगे कि मेरा कितना है, 1,200 रुपये का इंटरेस्ट लगेगा। ऐसे निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ मैं बता रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जैसे कि यहाँ देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू अमाउंट विड्रॉ, जितना आप विड्रॉ किए हो, इनटू रेट बाई 100। जैसा कि मैंने 12,000 का विड्रॉ किया था, इनटू रेट 10% के रेट के और बाई 100, ये मैंने निकाल लिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लेकिन मेन खेल यहाँ पर टाइम पीरियड का आता है। नंबर ऑफ मंथ बाई 12, कितना समय के लिए आपने ड्राइंग किया, कितना समय तक आपने किस समय आपने पैसा निकाला, उस समय से लेकर आखिरी समय तक, उस समय का आपका कैलकुलेट होगा ना इंटरेस्ट। नहीं तो मान लो मैंने अप्रैल में पैसा निकाला, पूरे साल में जनवरी से लेकर दिसंबर तक मैंने अप्रैल में पैसा निकाला, तो इस हिसाब से तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का कैलकुलेट होना चाहिए मेरे को इंटरेस्ट। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरा कैलकुलेट हो जाता जनवरी से लेकर दिसंबर तक, जो कि मेरे लिए ज़्यादा अमाउंट पड़ जाता। इसीलिए यहाँ पर सिंपल सा नंबर ऑफ मंथ निकालना ज़रूरी है, ताकि हमें पता चल सके कि इंटरेस्ट कितना समय का या फिर कितना महीने का चुकता करना है। इसके लिए 3-4 तरीके हैं, वो जान लो। देखो, जब हम कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर मेरे को कैलकुलेशन करना है, तो जब हम मंथली बेस पर पैसा निकालते हैं, अगर मैंने पूरे साल पैसा निकाला और मंथली बेस पे मैंने पैसा निकाला है, याद रखना, मैंने मंथली बेस पर मैंने पैसा निकाला है और पूरे साल पैसा निकाला है, तो इसमें क्या होगा? अगर पूरे साल निकाला है और मंथली बेस पर निकाला है तो ये जानना ज़रूरी है कि आपने मंथ में कब निकाला, मंथ के स्टार्टिंग में निकाला या फिर देखो फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, अगर मतलब हर महीने के शुरुआत में निकाला, जैसे कि 1 जनवरी को, 1 फरवरी को, 1 मार्च को, ऐसे निकाला। तो अगर ऐसे मैं पैसा निकाला है, 1 साल तक पैसा निकाला है, तो इसका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? देखो, इंटरेस्ट पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू
टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट बाय 100, इतना तक तो मेरे को पता है। और जब कितना समय के लिए और कितना कैसे निकालना है, तो इसके लिए बाय 12, 12 मंथ का समय होता है, ये मेरे को पता है। एक साल में 12 मंथ का होता है और हम 12 साल का निकाल रहे हैं। उसमें से 6.5 मंथ का हम निकालेंगे, 6.5 रखेंगे। क्यों रखेंगे यहाँ टाइम पीरियड 6.5? यहाँ दिए देखो, एवरेज पीरियड मेरे को निकालना है ना, एवरेज पीरियड कि मैंने कितने समय तक का जो पैसा निकाला है उसका एवरेज पीरियड क्या है। एवरेज पीरियड निकालने का सब आगे मैं जितना भी फॉर्मूला बताऊंगा उसके लिए एवरेज पीरियड निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। बस इतना देख लो, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, अगर जो फर्स्ट ड्राइंग आपने जो निकाला था, जैसे कि मैंने 1 जनवरी को पैसा निकाला, एक साल के लिए अगर मैं पैसा निकाल रहा हूँ, तो फर्स्ट जनवरी को पैसा निकाला, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग मैंने 1 जनवरी को किया, 1 जनवरी को किया, उससे लेकर आखिरी तक जब दिसंबर, जब पूरा साल ख़त्म हो रहा है, तो कितना समय बच रहा है, 12 मंथ बच रहा है। फिर उसके बाद टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग आपने कब किया था? आपने लास्ट ड्राइंग 1 दिसंबर को किया था, एवरी मंथ के पहले दिन में, तो 1 दिसंबर को किया था। तो उससे आप कितना समय आपका बच रहा है? तो 1 मंथ बच रहा है, 1 मंथ बच रहा है। पूरा दिसंबर में आपने 1 दिसंबर को निकाल लिया और उस समय से लास्ट मतलब 1 महीना बच रहा है, तो आप इन दोनों को प्लस कर दोगे और बाई 2 कर दोगे, यानी मेरा निकल जाएगा 13/2। 13/2 अगर मेरा निकल जाता है तो इसको हम काट देंगे और मेरा 6.5 निकल जाएगा। यहाँ पर 6.5 निकल जाएगा मेरा एवरेज पीरियड। और मैं ऐसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, अगर मैंने फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ निकाला हो एक साल के लिए, तब अगर मान लो एक साल ना होकर 9 मंथ होता तो यहाँ 9 आ जाता, सिंपल सा बात है, 12 के जगह पर। और देखो इतना मैंने देख लिया। अगर मान लो मेरा फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, फर्स्ट डे मैंने देख लिया, अगर लास्ट डे मैं निकालता हूँ और हर महीने के आखिरी दिन तक पूरे एक साल के लिए अगर मैंने निकाला, तो उस समय क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू ड्राइंग होगा इनटू रेट बाई 100, ये तो सब में होता है। ऊपर से मेरा टाइम पीरियड 5.5 हो जाएगा। क्यों 5.5 हो जाएगा? देखो मेरे को एवरेज पीरियड निकालना है। एवरेज पीरियड मतलब क्या होता है? टाइम लेफ्ट आफ्टर द, मतलब पहला ड्राइंग जब आपने किया था उससे लेकर आखिरी तक आपका कितना समय बचा है, वो पहले आप कैलकुलेट कर लो। अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर के लास्ट तक, ख़त्म होने तक कितना समय बचा है वो आप निकाल लोगे। जैसे कि मैंने लास्ट यहाँ पर है कि लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, यानी कि जनवरी के लास्ट में मैंने निकाला था, तो यानी कि फरवरी से लेकर दिसंबर तक मेरा 11 मंथ होता है। और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग वैसे ही 0 मंथ, अगर मैंने लास्ट दिसंबर को 31 दिसंबर को निकाला तो उस समय तो महीना ख़त्म हो गया, साल ख़त्म हो गया, तो 0 मंथ 11/2 हो गया। मेरा 5.5 यहाँ पर आ जाएगा। 11.2 बाई डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5.5 यहाँ आ जाएगा और मैं ऐसे इंटरेस्ट निकाल लूँगा। ये बहुत ही ईजी है। उसके बाद में आता है कि मिडिल ऑफ एवरी मंथ, हर महीना के बीच में अगर आप निकालते हो तो उस समय कुछ नहीं, बस ध्यान में इतना रखना है कि मेरे को 6/2 कर देना, 6/12 कर देना है। और ऐसे करके अगर मिडिल में निकालते हो तब, अगर बीच में निकालते हो तब पूरा साल का तो 12 लिख देना है और ऊपर 6 लिख देना है। अगर मिडिल का अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तब, ये मैं पूरे साल वाला बता रहा हूँ। अगर पूरे साल में हर एक महीना अगर तुम निकालते हो तब। और फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ जाओ, क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब कि 12 महीना है, 12 महीना में क्वार्टरली आप निकालते हो पूरे साल तक। क्वार्टरली मतलब एक क्वार्टर में 3 मंथ होता है, 3 होता है, तो 3 को प्लस 3 3 3 और 3 मतलब 4 क्वार्टर आ जाएगा। 1 2 3 4, 3 3 3 3 4 मंथ 4 क्वार्टर आ जाएगा 12 मंथ के हिसाब से, सिंपल। तो यहाँ अगर हर क्वार्टर के बिगनिंग में मैं निकालता हूँ तो हमारा फॉर्मूला नहीं चेंज होने वाला है, वो वही रहेगा। और एवरेज पीरियड का भी फॉर्मूला हमारा वही रहेगा। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट मंथ को लेने के बाद कितना समय बचता है, और तुम्हारा लास्ट ड्राइंग करने के बाद कितना समय बचता है। अगर तुम ये 12 मंथ यहाँ बचता है और यहाँ 3 मंथ बचता है, अगर डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे 7.5 मेरा यहाँ पर निकल गया। और वैसे ही मैं निकाल दोगे। ये आपको ध्यान रखना है, बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, ये मंथ के हिसाब से है, ये क्वार्टर के हिसाब से है, ये याद रखना। वैसे ही बिगनिंग दिया है वैसे ही तुम्हारा इंड दे देगा कहीं।
जैसे इंड ऑफ ईच क्वार्टर है, इंड ऑफ ईच क्वार्टर में आप निकाल रहे हो तो उस हिसाब से निकालोगे। वैसे ही मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल में के हिसाब से निकालोगे, कितना कितना समय बचता है। यहाँ पर 10.5 मंथ बचता है पहला ड्राइंग निकालने के बाद का मैं बता रहा हूँ। और आखिरी ड्राइंग जब आपने साल में निकाला था तो उस समय से लेकर कितना समय बचता है, 1.5 महीना बचता है। दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो मेरा यहाँ पर 6 मंथ निकल गया। वैसे ही मैं इंटरेस्ट निकालूंगा, इंटरेस्ट का फॉर्मूला वही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू ड्राइंग बाई रेट बाई 100 और जितना भी मेरा टाइम पीरियड बाई 12, सिंपल। फिर उसके बाद आगे अपन को देखना है ड्राइंग फॉर 9 मंथ। पहले हम लोग 12 महीना के हिसाब से देख रहे थे, लेकिन अब हम लोग क्या देखेंगे, 9 महीना के हिसाब से देखेंगे। देखो हमारा ड्राइंग अगर मैं करता हूँ, ड्राइंग मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। अगर मैं हर महीना 9 महीना तक ड्राइंग करता हूँ और हर महीना के शुरुआत में, जैसे 1 जनवरी से लेकर 9 महीना तक गिन लो, उतना तक मैं ड्राइंग करता हूँ, तो क्या होगा, मेरा कितना ड्राइंग का इंटरेस्ट पड़ेगा और कितना मेरे को पैसा देना है, ये कैसे निकालोगे। पहले तो तुम एवरेज पीरियड निकालो, कितना समय के लिए तुम्हें कितना एवरेज पीरियड कितना होगा। 9 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 9 कहाँ से आया और 1 कहाँ से आया। 9 जब आपने पहला दिया था, जब आपने पहला 1 जनवरी को पैसा दिया, बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, 1 जनवरी को पैसा दिया, उस समय से लेकर कितना समय तक बचा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसे करके 9 महीना। और जब लास्ट पैसा दिया बिगनिंग का, तो उस समय उससे लेकर 1 महीना बचा, डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे तो 5 मंथ यहाँ निकल जाएगा। और इंटरेस्ट निकालना तो हमें पता ही है, टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 और टाइम पीरियड बाई 12 होता है। वैसे ही यहाँ पर एंड ऑफ ईच मंथ निकालना है, वैसे ही यहाँ पर मिडिल ऑफ ईच मंथ निकालना है। मिडिल में यहाँ पर ध्यान रखना, आप जब पहला ड्राइंग करते हो तो उससे लेकर आखिरी तक 8.5 मंथ बचता है, इतना टाइम पीरियड बचता है। और जब आखिरी ड्राइंग करते हो उससे लेकर अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने तक 1.5 महीना, मतलब आधा महीना बचता है। तो डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे तो 4.5 निकल जाएगा और उसको डिवाइड करके आप इंटरेस्ट निकाल सकते हो। तो बस यही था हमारे इस चैप्टर में। वीडियो अच्छा लगा है तो देखते रहो और आगे पढ़ते रहो। पढ़ाई करने के साथ समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चलो बाय।